हेलो एवरीवन। लिस्टिंग वीडियोज़ की श्रृंखला में ये सेकंड पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट एरियाज़ को कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट एरिया होगा पीसीएस के लिए, तो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर ये श्रृंखला चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल के नवाब और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स या जो भी घटनाएं हैं वो हम सारी की सारी यहाँ पे कवर करेंगे। जो एरिया है वो कवर करेंगे। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल के नवाबों का सीक्वेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग एरिया है ये, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का नवाब बनता है। याद रखना, मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल, तो अंग्रेज़ों की नज़र हमेशा से बंगाल पे थी कि बंगाल को किसी तरीके से कैप्चर करना है। तो कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो मुर्शिद कुली खां जो थे बंगाल का, इनको नवाब बनाया गया। ठीक है, तो बंगाल का पहला अर्ध स्वतंत्र शासक बोला जाता है मुर्शिद कुली खां को, और ये नियमित रूप से जो है मुगल सम्राट को जो है राजस्व भेजा करते थे। और उसके बाद देखो सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खान, फिर अलीवर्दी खां बनते हैं 1740 से 1756 तक, और फिर सिराजुद्दौला जो है 1756 से 1757 ये बनते हैं। फिर मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र से ही चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि मीर जाफ़र जो है ये सिराजुद्दौला का साथ नहीं देते। सिराजुद्दौला कुल मिलाकर मीर जाफ़र जो है ये अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा लालच दिया जाता है कि आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, जिस वजह से जो है ये सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है यहाँ पे। तो मीर कासिम देखो, हालांकि बन ये भी नहीं पाता है मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी अननेसेसरी डिमांड करने लगते हैं अंग्रेज मीर जाफ़र से। जब मीर जाफ़र पूरी नहीं कर पाता है तो फिर मीर कासिम को बना देते हैं। तो फिर यहाँ से देखो मीर कासिम। ठीक है, अब मीर कासिम थोड़ा सा यहाँ देखो कि मीर कासिम काफ़ी तेज़ था। तो मीर कासिम जो है प्लानिंग करने लगता है अंग्रेज़ों के खिलाफ कि किस तरीके से अंग्रेज़ों को हराना है। ठीक है, तोड़दार बंदूकों का कारखाना स्थापित कर लेता है मीर कासिम। तो ये योजना बनाने लगता है, ये प्लानिंग करने लगता है, दीर्घकालिक प्लानिंग करने लगता है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों को हराना है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर इसके फेवर में चीज़ें नहीं होती हैं। तो अंग्रेज मीर कासिम को भी हटा देते हैं, फिर मीर जाफ़र को दोबारा बना देते हैं। यहाँ देखो मीर जाफ़र दोबारा बन गए। ठीक है, और उसके बाद आप आगे युद्ध पढ़ोगे, बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसमें मीर कासिम मार दिया जाता है। नजमुद्दौला देखो, इसके बाद नजमुद्दौला बनता है, फिर सैफुद्दौला बनता है, और बंगाल का जो अंतिम नवाब होता है ये है मुबारकुद्दौला। ठीक है, अंतिम नवाब है ये। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखना कि अगर वो क्रोनोलॉजी में लगाने को पूछेगा तो 4-5 या 3-4 वो दे देगा इस तरीके से। तो सीक्वेंस में इस तरीके से देगा, नंबर 1 नंबर 2 ये दे सकता है, नंबर 3 ये दे सकता है, वो बोलेगा सीक्वेंस लगाओ। तो क्रोनोलॉजी में लगाने को क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो पार्ट, अगला पोर्शन क्या है? स्वायत्त बंगाल की स्थापना, प्रारंभिक नवाब। तो यहाँ पर मुर्शीद कुली खां। अब इम्पोर्टेंट क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट वो है जिन्होंने कुछ किया है। तो मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727। खास बातें क्या है? मुगल सम्राट जो था फर्रुखसियर का सूबेदार नियुक्त किया गया इसको, मुर्शीद कुली खां को। और बंगाल की स्थापना भी इसी ने की थी, मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है, इसने राजधानी को कन्वर्ट किया, राजधानी को परिवर्तित किया, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। किसानों को जो है तकावी ऋण, इजारेदारी प्रथा भी लागू की है, तकावी ऋण दिया किसानों को। ठीक है, और बाद में इसका जो उत्तराधिकारी इसका दामाद बनता है सुजाउद्दीन। ठीक है, उसका दामाद सुजाउद्दीन इसका उत्तराधिकारी बनता है। और यहाँ पे देखो सुजाउद्दीन के बाद सरफराज, सुजाउद्दीन का ही पुत्र होता है सरफराज। ठीक है, अब सुजाउद्दीन के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वो सरफराज बनता है, लेकिन उस समय ये बिहार का सूबेदार होता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां विद्रोह कर देता है, तो इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध होता है 1740 को। अलीवर्दी खां ने सरफराज को हराया यहाँ पर। अब सरफराज हार जाता है, यहाँ पर सरफराज को मार दिया जाता है। अलीवर्दी खां फिर उसके बाद बंगाल का नवाब बन जाता है।
और ये मुगल बादशाह को 2 करोड़ की घूस देकर जो है अपने पद को वैलिड बना देता है, वैध बना लेता है और राजस्व भेजना बंद कर देता है। ठीक है। अली वर्दी खां का एक स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोपीय शक्तियाँ मधुमक्खियों की तरह हैं। इसने ये बोला था कि यूरोपियों को अगर न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, अगर छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगे। कुल मिलाकर यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है इसने, अली वर्दी खान ने। तो ये स्टेटमेंट इसका ये पूछा जाता है, पूछा गया भी है। अगला देखो, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध। ठीक है। तो सिराजुद्दौला को कैसे हराया गया, पूरी प्लानिंग थी अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ों ने देखा कि सिराजुद्दौला का कौन कौन सा दुश्मन है, कहते नहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो जितने भी इसके दुश्मन थे सबको जो है इकट्ठा किया गया, इसकी कमजोरियां पता लगाएंगी। अब देखो खुद रिलेटिव निकल रहे हैं, देखो मौसी घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफ़र सेनापति, इसको लालच दे दिया कि तुम्हें नवाब बना देंगे। जगत सेठ, राय दुर्लभ। ठीक है। कुछ अमीर लोगों को भी मिलाया गया। कलकत्ता पर कब्जा 1756 में कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा गया और मानिक चंद्र को सौंप दिया। ये एक इम्पोर्टेंट घटना है, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, ब्लैक होल की घटना है। तो 20 जून 1756 को ये घटना इम्पोर्टेंट है, ये इसकी डेट याद रखना आप। 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को जो है एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाता है और जिसका विवरण हॉलवेल नामक एक अंग्रेज बताता है। ठीक है। तो आप देखोगे 23 अंग्रेज बचे थे 146 में। इस घटना के बारे में इन्होंने ही बताया था। अलीनगर की संधि देखो, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, डेटा याद रखना ताकि आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कर सको। अब प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कब हुआ है? 23 जून 1756 को ये प्लासी का युद्ध है। तो प्लासी के युद्ध में कौन कौन था? तो यहाँ पर ब्रिटिश सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब की तरफ से कौन था? सिराजुद्दौला। हालांकि विश्वासघात करता है कौन? मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र के विश्वासघात की वजह से सिराजुद्दौला जो है यहाँ पर इस युद्ध में हार जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। जीतता कौन है? ब्रिटिश सेना जो है विजयी होती है यहाँ पे। और नवाब के वफादार सैनिक भी इसके साथ लड़ते हैं, नवाब के साथ। मोहन लाल, मीर बदान है, फ्रांसीसी टुकड़ी भी है, ये लड़ते हैं। ठीक है। अगला देखो, ये तो प्लासी के युद्ध की बात हो गई। अब मीर जाफ़र और मीर कासिम। अब प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफ़र हालांकि बंगाल का नवाब तो बन जाता है, लेकिन बहुत सारी डिमांड अंग्रेज़ों द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसको फुलफिल ये कर ही नहीं पा रहा होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी सौंप दी। फिर यहाँ पर आप देखोगे एक बेडरा का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेडरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1759 में डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इस पर ये आरोप लगता है। तो डचों के साथ मिलकर जो है अंग्रेज़ों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ देखो मीर जाफ़र के बाद फिर अगला नवाब कौन बनता है? मीर कासिम बनता है। क्योंकि एक्चुअल में रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मीर जाफ़र जो था वो अंग्रेज़ों की डिमांड्स जो थी उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। तब ये क्या किसको बनाते हैं नवाब? तब बना देते मीर कासिम को। हालांकि मीर कासिम भी जो है अंग्रेज़ों को थोड़ा प्रॉफिट देता है, लेकिन बाद में ये समझ जाता है कि भाई अंग्रेज़ों की जो बढ़ती डिमांड है उसको फुलफ़िल करना संभव नहीं है। तो फिर भी तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। फिर ये क्या करता है कि मुर्शिदाबाद से राजधानी कर देता है कन्वर्ट, स्थानांतरित कर देता है मुंगेर। वहीं पर ये जो है मुंगेर में ये तोप और बंदूकों का कारखाना स्थापित कर लेता है। ठीक है। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षण करवाना स्टार्ट कर देता है। अंग्रेज़ों द्वारा जो दस्तक का प्रयोग किया जा रहा था उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक चुंगी को समाप्त कर देता है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग करते थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसने दस्तक के प्रयोग को ही बंद कर दिया। राजस्व अधिकारियों से खिजरी जमा वसूल किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर का युद्ध किस किस के बीच होता है? तो त्रिगुट बनता है एक, मीर कासिम, क्योंकि देखो मीर कासिम तेज था। मीर कासिम को जो है अंग्रेज़ों ने हालांकि हटा दिया है और मीर जाफ़र को बना दिया है,
अब मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम जाता है अवध के नवाब के पास। कौन था अवध का नवाब? शुजाउद्दौला। अब शुजाउद्दौला के पास जाता है, इसको शामिल कर लेता है अपनी तरफ कि चलो अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ जो है बहुत समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। तो मीर कासिम कुल मिलाकर ये शुजाउद्दौला को सपोर्ट में ले लेता है। और फिर मीर कासिम शाह आलम द्वितीय के पास भी जाता है, शाह आलम द्वितीय को भी शामिल कर लेता है ये। ठीक है, कुल मिलाकर त्रिगुट बन जाता है। अब त्रिगुट एक तरफ तीन, ये एक तरफ ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो होता क्या है कि एक बड़ी सेना खड़ी हुई है हेक्टर मुनरो के सामने, और दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय खड़े हुए हैं एक साइड पे। लेकिन कुछ ही चंद घंटों में बक्सर के युद्ध में इन तीनों की सेना को पराजित कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय होती है जहाँ पर, और भारत में वास्तविक ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित हो जाती है अंग्रेज़ों की। ठीक है, और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, अब यहाँ देखो मीर कासिम इन दोनों को लेके आते हैं, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को। तो मीर कासिम तो यहाँ बक्सर के युद्ध से भाग जाते हैं, हालांकि बाद में मार दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ये पकड़े जाते हैं। अब इन्हीं के साथ में इलाहाबाद की संधि होगी। यहाँ देखो इनके साथ में इलाहाबाद की पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, ये अगस्त है। तो यहाँ पर पहली संधि में रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, दूसरी संधि में भी रॉबर्ट क्लाइव है अंग्रेज़ों की तरफ से, लेकिन यहाँ पर पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि जो होती है वो शुजाउद्दौला अवध के जो नवाब थे उनके साथ। तो यहाँ पर इलाहाबाद और कड़ा जो है जिले मुगल सम्राट को मिले, और सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन स्वीकृत की गई। तो सम्राट को अब 26 लाख वार्षिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये समझ गए। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई इनको। अब इनको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि बंगाल इनके हाथ में आ गया। अवध पर 50 लाख का युद्ध हर्जाना लगाया गया यहाँ पर, देख रहे हो। और अवध को अंग्रेज़ों ने बफर स्टेट बनाया। कुल मिलाकर इनको, अंग्रेज़ों को बंगाल प्राप्त होने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और बंगाल में द्वैत शासन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट किया जाता है किसके द्वारा, ये आप लोग बताओगे। ठीक है, आप लोगों के लिए कमेंट में बताना कि बंगाल में द्वैत शासन किसने स्टार्ट किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव, जनक, 1765। ठीक है, अब पता चली गया होगा आप लोगों को। नवाब के पास, फिर भी बताना कमेंट में। ठीक है, नवाब के पास कंपनी नवाब को 53 लाख सालाना देती थी, और दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। और यहाँ पर कुछ उप दीवान भी बनाए हैं कि रिवेन्यू कलेक्ट भी तो करना है। तो अंग्रेज़ों को तो उप दीवान बना रहे हैं। बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खां, बिहार का उप दीवान राजा सिताब राय को बनाया गया। फाइनली द्वैत शासन का अंत जो होता है वो वारेन हेस्टिंग्स करता है 1772 में। ठीक है, और अंतिम नवाब जो होता है मुबारक उद्दौला, बंगाल का अंतिम नवाब। तो ये था बंगाल का जो सीक्वेंस है, वो जरूर याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।